नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार रेडिएट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक गैस क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और सारे चुनिंदा VBI प्रश्न लिया गया है। तो जितने प्रश्न बताएंगे इसे याद जरूर कर लीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन भी बताएंगे जहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है अगले शिफ्ट में। पूरा वीडियो को कंप्लीट करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपका प्रबल संभावना है कि 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर लीजिएगा आप सभी। लाइक करने में कहीं कोई कमी नहीं करना है। इससे पहले बहुत सारा सेशन हुआ है, प्लेलिस्ट हम बना दिए, जाके आप सभी एक एक करके सारा देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जनमत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारत में जो लोकतंत्र है ये जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है और जनता के लिए ही सरकार होता है, याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और भारत के लोकतंत्र में समानता स्वतंत्रता की भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। प्लस में अगर लोकतंत्र का जनक की बात किया जाए तो वो किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है लोकतंत्र का जनक। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में लोकतंत्र में चुनाव जो होता है वो पारदर्शी होता है। ये एक फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इतना प्रश्न याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। दुर्गावती जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए दुर्गावती जलाशय जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, ये परियोजना जो है सिंचाई और जल संरक्षण के लिए बनाया गया है और कैमूर जिले में कुदरा, याद रखिएगा आप सभी, कुदरा नदी से जुड़ी हुई है आपका दुर्गावती जलाशय परियोजना, याद रखेंगे आप सभी। बिहार में अन्य परियोजना कौन कौन सा है, बिहार में और अन्य परियोजना याद रखिएगा, जैसे कि इंद्रपुरी परियोजना, इंद्रपुरी परियोजना हो जाएगा या इंद्रपुरी जलाशय हो जाएगा जो रोहतास में है। इसके अलावा एक याद रखिएगा गंडक परियोजना के बारे में जो पूछा जा सकता है, गंडक परियोजना। इसके अलावा एक कोसी परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। ये कहाँ है, बिहार में स्थित है। अगला है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये आपको नहीं दिया गया, याद रखिएगा। ये किसी भी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, अवैध होता है। जबकि आप संविधान के केंद्रीय मूल का विरोध कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू कर सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी। संवैधानिक कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार जो है कि आलोचना आप कर सकते हैं, बट आपको शांतिपूर्वक करना होगा, ये नागरिकों का अधिकार है। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी है और यहीं पर आपका BSE का मुख्यालय है, याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा NSE का भी है और RBI का भी मुख्यालय आपका कहाँ पे है, याद रखिएगा मुंबई में है। इसके अलावा आपसे याद रखिएगा कि 50% विदेशी व्यापार जो होता है ना वो आपका कहाँ होता है, मुंबई में होता है। और बॉलीवुड का जो आपका हिंदी फिल्म नगरी है वो आपका बॉलीवुड को ही कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बेंगलुरु के बारे में समझिएगा, इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को याद रखिएगा IT सेक्टर की राजधानी कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी। दिल्ली को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,848 मीटर जो है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए कि नेपाल को भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, चीन में इसे क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो याद रखिएगा आप सभी, इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, चोमोलुंगमा कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। और सबसे पहले अगर बात किया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने किया था, एक था आपका एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड का था और एक था तेंजिंग नोर्गे नेपाल का। 1953 में पहली बार जो कि चढ़ाई यहाँ पर किया था माउंट एवरेस्ट पर। किसने किसने, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का रहने वाला और तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल का रहने वाला था, दोनों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक से नहीं है।
राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है, इसका उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। याद रखिएगा कहाँ से होता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। सोन नदी हो गया, नर्मदा हो गया और जोहिला नदी हो गया, ये तीनों नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। नर्मदा का मुहाना कहाँ पे है, अरब खाड़ी, याद रखेंगे आप सभी। और सोन नदी का मुहाना गंगा, जो कि आपका बिहार में जाके सोन नदी मिलती हैं। बात समझ के आप सभी। और जोहिला जो है ये आपका सोन नदी का क्या है, तो ये आपका सहायक नदी है। अगला है जेमोरिन कहाँ का राजा था, तो जेमोरिन कालीकट का राजा था। याद रखिएगा आप सभी, जेमोरिन कालीकट का या कह सकते कोझिकोड का लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में ये जो है कि वहाँ का एकदम कह सकते मजबूत शासक था। और 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा जो है ये जेमोरिन के पास ही आया था और कह सकते हैं कि इसके साम्राज्य में मसालों का व्यापार सबसे अधिक होता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो देखिए सिंगरौली जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। याद रखिएगा आप सभी। झारखंड कोयला भंडारण में पहले स्थान पे आता है, बट उत्पादन में तीसरे स्थान पे। उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, उड़ीसा राज्य करता है। याद रखेंगे आप सभी। उड़ीसा का सबसे प्रमुख आप सभी कोयला खदान क्षेत्र देखिएगा तो वो तालचर हो जाएगा, या तालचेर इसको कहते हैं। और झारखंड में झरिया और कर्णपुरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 18 तक चलता है, 4 वर्ष तक। ये डेट को याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद समाप्त हो जाता है। मुख्य कारण क्या था, तो जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो सेराजेवो का रहने वाला था गेवरिलो प्रिंसेप। ध्यान दीजिएगा, गेवरिलो प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था। और यहीं से जो है कि युद्ध आपका प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा ये आप सभी युद्ध जो होता है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में होता है। और इसी को प्रथम युद्ध कहा गया था, विश्व युद्ध का। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप सभी मजदूर संघ अधिनियम को याद रखिएगा, ये आपका 1926 में पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम जो पारित हुआ ये आपका 1926 में हुआ था। 1930 में याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले ये पता ना चाहिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात। याद रखिएगा गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और दूसरा आंध्र प्रदेश है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। और जो मूंगफली होता है प्रोटीन और तेल की मात्रा इसमें अधिक होती है मूंगफली में। अगला है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं, तो देखिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट भी होता है, ड्राइवरी लाइसेंस भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, ये सभी होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 18 ऐसे पहचान पत्र जो है जो आपको वैधता देता है आइडेंटिटी बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, तो राइट आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना सबसे पहले समझिए किसकी स्थापना कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति, याद रखिएगा वैश्विक शांति के लिए स्थापित किया गया था। और वुड्रो विल्सन इससे संबंधित हैं। याद रखिएगा अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 382 है। याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कितना है 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी 1265 व्यक्ति। अगला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है,
देखिए सार्क का मुख्यालय जानने से पहले ये समझिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और इसमें कुल 8 देश शामिल है। कौन कौन सा है, तो पहला इंडिया हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद नेपाल याद रखिएगा, उसके बाद भूटान याद रखिएगा, उसके बाद बांग्लादेश याद रखिएगा, उसके बाद श्रीलंका याद रखिएगा, उसके बाद मालदीव याद रखिएगा और उसके बाद अफगानिस्तान याद रखिएगा। कुल 8। कौन कौन बताएं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संविधान संशोधन के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया और हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा था, बता सकते हैं ये कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता पर जो है कि समर्थन करता था। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है, तो देखिए भारत में सबसे ऊंचा सड़क लद्दाख में मिलती है, याद रखिएगा आप सभी। दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग अगर सड़क की बात किया जाए तो वो आपका उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। उमलिंग लादर्रा है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 5882 मीटर है, याद रखिएगा। फीट में बात किया जाए तो 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है। और इससे पहले जो सबसे पहले ऊंचा था वो खुरदुंगला था, याद रखिएगा आप सभी। क्या था, खुरदुंगला था, जो इसकी ऊंचाई 5359 मीटर था। और अभी कौन सा सड़क सबसे ऊंचा हो गया है, उमलिंग ला हो गया है, याद रखिएगा। उमलिंग ला पास या दर्रा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि साधारण विधेयक के कानून बनने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना होता है, तो साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। पहला चरण में विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। पहला चरण में क्या होगा, विधेयक को सदन में पेश करेगा। दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में यह चर्चा होगा, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक संशोधन किया जाएगा। तीसरा चरण में क्या होगा, तीसरा चरण में अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा, राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा और फिर विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। राज्यसभा में पारित होगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा में राष्ट्रपति पर सिग्नेचर होगा और उसके बाद लागू हो जाएगा विधेयक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा में विधेयक जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों राज्यसभा लोकसभा पास कर देगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अगला है कि छत पर वर्षा जल संचयन पूर्ण निर्भरण की एक तकनीकी है, तो ये किस प्रकार की तकनीकी है, तो ये वर्षा जल या कह सकते हैं भूजल की एक तकनीकी है। वर्षा जल ये भूजल की तकनीकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में तमिलनाडु राज्य जो है जिसने सबसे पहला वर्षा जल संचयन करना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। ये तकनीकी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट को कम करने के लिए किया जाता है, भूजल वाला, याद रखिएगा। जो वर्षा जल को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। हिटलर किसका प्रवर्तक था, हिटलर किसका प्रवर्तक था, तो नाजीवाद का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जर्मनी के एडॉल्फ हिटलर प्राचीन एवं कट्टर राष्ट्रवादी था और हिटलर जो है ना ये एकदम कट्टर राष्ट्रवादी था। हिटलर ने 1933 से लेकर 45 तक तानाशाही किया था। 33 से लेकर 45 तक, 1945 में फिर अपने आप को इसने गोली मार लिया था। आइए अगला प्रश्न पर देखिएगा, यहाँ से आपका सेट कंप्लीट हो जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए आगे आपको दिखाए थे कि दर्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, तो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा आप याद रखिएगा जहां से प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है और यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में। बाड़ा लाचा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जो जिला का है, जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में। उसके बाद रखिएगा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। लोपोली एक दर्रा है उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में और कांगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। इसके अलावा है पालघाट दर्रा, ये आपका केरल तमिलनाडु में है। उसके बाद याद रखिएगा सेकोटा दर्रा तमिलनाडु केरल में है। हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और खारदुंगला दर्रा
ये आपका कहाँ पर है, लद्दाख में है। इससे पहले इसके बारे में बताए थे, अभी हम आपको बिल्कुल बताए थे। उसके बाद है डिपुला अरुणाचल प्रदेश में, चांगला लद्दाख में है, और लोंगवाला दर्रा राजस्थान में है, और फोतुला दर्रा लद्दाख में है। ध्यान देंगे आप सभी। सेला दर्रा कहाँ पे है, तो सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, डाजोराला सिक्किम में है, मलारी दर्रा उत्तराखंड में है, और नमिकाला लद्दाख में है। उसके बाद है सिथन दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और जोजिला लद्दाख में है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है राजहंगला सिक्किम में है, और डेबासा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एक किरंग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बस इतना आप दर्रा से संबंधित याद रखिएगा, इसको कंठा से याद कर ही जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, और हर शिफ्ट में आपका पेपर यहाँ से आएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जरूर जाइएगा आप सभी। जय हिंद।